बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और दुआ ये बहुत अच्छी है। और आज चूँकि हम आज के साल का जो है 2020 का आज आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ 2020 पे अगर हम नज़र डालें तो खासा मुश्किल साल रहा है कंपैरेटिवली सभी के लिए, पेंडेमिक की वजह से। इसके साथ साथ अगर मुल्क की मुआशी सूरत हाल देख लें, बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए। तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से तंगदस्ती भी हो जाती है, परेशानी भी हो जाती है। और जो साल ये रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी ये चीज़ें पहले कभी एक्सपीरियंस की हैं। बहुत कुछ इस साल ने सिखाया, बहुत कुछ बहुत सारे लोगों से खो गया और कुछ लोगों ने बहुत कुछ पा भी लिया। तो बात यह है कि हमने सीखा क्या है, हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी से कुछ ले तो जाती हैं लेकिन बहुत कुछ दे भी जाती हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें। साल तो गुजर गया लेकिन इंशाअल्लाह बहुत आगे खुशियों भरे साल जो हैं वो हमारे आप सबके मुंतज़िर हैं। देखना ये है कि हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, हमारा अपना किरदार उसके लिए क्या है। अच्छी चीज़ों के लिए खुद भी आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तभी सब अच्छा होता है। तो हमने भी आज के शो के आगाज़ में इसी अज़म को साथ लेके चलना है कि सब कुछ अच्छा सोचेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। जब खुद अच्छा करेंगे तो दूसरों के लिए भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। तो मौसम की सूरत हाल से हम आगाज़ तो करेंगे, लेकिन मौसम के मिजाज हमेशा से हमने देखा है बदलते रहते हैं। वो जो कहते हैं ना कि मिजाज का पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। तो इस पूरे साल में मौसम का मिजाज खास तौर पे कैसा रहा ये भी हम जानेंगे। आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। जी, साल 2020 की अगर बात की जाए तो आज साल 2020 का आखिरी रोज़ है और अगर मौसम की मुनासबत से बात की जाए तो पूरा साल जो है उसमें काफ़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने में आई। और इस साल भी जो है अगर बात की जाए मौसम सरमा की तो इस साल कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की भी बात की जाए तो पिछले सालों की निस्बत जो है इस साल भी जो है वो स्मॉग ज़्यादा रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं नाक और गले की बीमारियों के समेत जो है वो मूज़ी अमराज में मुब्तला रहे। और यही वजह कि हॉस्पिटल्स में इन मरीज़ों की तादाद जो है उनमें इजाफा देखने में आया। दूसरी जानब अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की वजह से भी शहरियों को इस साल काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। अगर मौसम गर्मा की बात की जाए तो मौसम गर्मा भी जो है इस साल शदीद गर्मी जो है इस दफ़ा रिकॉर्ड की गई और दर्जा हरारत जो है वो 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इस साल एक तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा रही और दूसरी जानब सर्दियों में जो है वो स्मॉग की वजह से और धुंध की वजह से जो है वो शहरियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और धुंध की वजह से काफ़ी हादसात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। दूसरी जानब अगर बात की जाए स्मॉग की तो स्मॉग की वजह से जो है ज़िले इंतज़ामिया को काफ़ी सारे इक़दाम करने पड़े, भट्टों को और जो धुआं छोड़ने वाले कारखाने हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो है वो काफ़ी सारी मूज़ी अमराज जो हैं वो बढ़ गए और इसी वजह से हुकूमत की जानिब से करोड़ों की तादाद में जो है वो दरख्त भी लगाए गए मौसमियाती तब्दीली की वजह से। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा साल भी जो है वो मौसम बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है अगर शहरी जो हैं इस मुहिम में हिस्सा लें, वज़ीर आज़म की और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ तो माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ जो है शहरियों को मुख्तलिफ मूज़ी अमराज से और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सुबह से शहर लाहौर में हमने देखा है कि धुंध के डेरे हैं और मोटरवे को बंद किया गया है। सूरत हाल क्या है ये तो जानेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मौसम ऐसा हो, धुंध हो, एहतियात से ड्राइविंग कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है। अभी जिस तरह विजिबिलिटी बिल्कुल ही, जब मैं सुबह आ रही थी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आगे का रास्ता क्या है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से इस मौसम में ड्राइविंग की ज़रूरत होती है। मोटरवे की सूरत हाल जीशान सफदर वहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जीशान बताइएगा मोटरवे पर क्या सूरत हाल है? जी अना यूसुफ, जिस तरह से आपने ख़ुद बताया कि जब आप सफ़र कर रही थी तो बिल्कुल हद निगाह ज़ीरो थी, तो यही सूरत हाल मोटरवे पे देखी जा रही है। मोटरवे क्योंकि खुले एरिए में होती है और यहाँ पे धुंध
काफ़ी ज़्यादा होती है शहरी इलाकों की निस्बत। और इस वक्त लाहौर मोटरवे की जानिब से, मोटरवे हुकाम की जानिब से, मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम मोटरवे के जो जितने भी इंटरचेंज हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी रिपोर्ट जो मोटरवे की जानिब से दी गई है वो 0 से 30 मीटर तक बताई गई है, जो कि कहीं पे भी सफ़र करने के हवाले से बिल्कुल रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरती। इस वजह से आज के रोज़ मोटरवे को बंद किया गया है, जिसमें मोटरवे M2 को भी बंद किया गया है, M3 को भी बंद किया गया है। इसके साथ साथ जो दीगर मुख्तलिफ शहरों को रास्ते जाते हैं वो तमाम के तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। इस वक्त मेरा कैमरा मैन जाफ़र भट्टी आपको सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाएगा कि इस वक्त मैं ठोकर पॉइंट पे मौजूद हूँ, जो कि मोटरवे का एक रास्ता है चढ़ने का, और दूसरी पे मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका गया है ताकि आगे की तरफ वो सफ़र ना करें, क्योंकि कैमरा आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रहा होगा कि किस कदर यहाँ पे कुछ भी मेरे पीछे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि विजिबिलिटी रिपोर्ट जो है और चूंकि मोटरवे को बंद किया गया है तो गाड़ियों की और ट्रकों की एक लंबी कतारें भी आप देख रहे हैं कि नजर आ रही हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली लोग भी परेशान होते हैं। अच्छा जीशान, ये बताइएगा मोटरवे की जानिब से क्या कोई इस तरह से गाइडलाइन जारी की जाती है कि कितना टाइम लगेगा मोटरवे को खुलने में? ऑब्वियसली जिन लोगों ने सफर करना है ताकि उनको पता हो कि मोटरवे कब खुलेगी तभी वो अपने घरों से निकले। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त तो हम देख रहे हैं धुंध बहुत ज्यादा है, तो वो लोग जो कि ऑलरेडी मोटरवे पर सफर कर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन क्या जारी की जाती है? जी मैडम, मोटरवे के हुकाम के मुताबिक इनके जो हेल्पलाइन है उस पर भी हेल्प मांगी जा सकती है, इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, और इसके साथ साथ इनकी जानिब से हम सफ़र ऐप का इस्तेमाल जो है वो शहरियों को बताया जाता है कि कोई भी शख्स जो मोटरवे पे सफ़र करना चाह रहा है उससे पहले वो उस ऐप को भी ज़रा देख ले कि मोटरवे की सूरत हाल क्या है। वो तमाम की तमाम सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ़ हो जाता है। और इसके साथ साथ आपने दूसरी बात की कि जो लोग मोटरवे पे ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए क्या हिदायत जारी की जाती हैं, उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि मोटरवे हुकाम बहुत सारी गाड़ियाँ जो मोटरवे पे सफ़र कर रही होती हैं उनको एक जगह पे स्टॉप करके एक कन्वॉय की सूरत में किसी करीबी इंटरचेंज तक पहुंचाया जाता है ताकि कहीं पे भी कोई हादसा ना पेश आ सके। और इसके साथ साथ अगर कोई अपनी मंजिल के करीब होता है तो वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, रफ्तार अपनी कम कर देता है, जहाँ पे मोटरवे की गाड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इस चीज़ को मॉनिटर कर रही होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जीशान हमारे साथ मौजूद थे और पीछे आप बैकग्राउंड में भी जीशान के देख सकते हैं कि धुंध कितनी ज्यादा, और अभी तकरीबन कोई 10:15 बजे के करीब टाइम हो चुका है। तो जैसे कि जीशान ने कहा हेल्पलाइन भी है, इसके साथ साथ एप्लीकेशन भी है जिस पर आप पता कर सकते हैं कि धुंध की सूरत हाल क्या है। तो अच्छी चीज यही है कि आप तमाम इंफॉर्मेशन लेकर सफर जो है वो उसके लिए आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि परेशानी होती है। और इसके साथ साथ जिस तरह भी लाइनें हम देख रहे हैं तो अगर आप भी जाएंगे तो ऑब्वियसली परेशानी होगी, लेकिन अपडेट हम आपको करते रहेंगे। जैसे ही मोटरवे पर धुंध हट जाएगी और मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। लीड स्टोरी हमारे पास है जी डेली सिटी 42 की। मैं आपको बताऊंगी सारिफीन को झटका, बिजली 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। अकबरी मंडी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सिग्नल फ्री लाहौर 13 अरब का तखमीना, महकमा खजाना ने LDA की समझी मंजूर कर ली। अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। और 2020 भी गुजर गया, हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने का वादा पूरा न कर सकी। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। आज की टॉप स्टोरीज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हसन इफ्तिखार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल चले आपका? सर्दी है बस, और तो हालात ठीक हैं। सर्दी भी है और साथ ही साथ अब आज साल का आखिरी दिन है
तो कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना इस साल का शेयर? तो experience? मतलब हम सबके लिए मेरा ख्याल है 2020 एक अजीब से साल रहा है। हम लोग दुआई करते रहे खत्म हो जाए, लेकिन बट वही है कि अगला साल भी कैसा हो गया तो और अल्लाह नहीं जानता। 2020 में जो नहीं बदला वो है महंगाई, जिसका सारा जो साल आपकी पहली खबर भी है। खबर है, सारा साल लोग इंतजार करते रहे हैं कि शायद कोई एक दिन ऐसा मिल जाए जिस दिन कोई महंगाई की खबर ना हो। ऐसी खबर आ जाए कि महंगाई कम हो गई है, ऐसी खबर नहीं आती। और हर चीज हमें महंगी नजर आई है। और आज आखिरी दिन में ये रीत हमने टूटने नहीं दिया, हमने नहीं बल्कि नहीं आपने तो जिनका काम है, हमने ये रीत नहीं टूटने दी कि हमने लोगों का मसला हर रोज डिस्कस करना है। महंगाई क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको डिस्कस करके ही शायद हल कोई निकल आए, लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश जो है वो नाकाम ही नजर आ रही है। खबर ये है कि सारिफीन को एक और झटका, बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी हो गई है। ये काम यहां तक नहीं महंगाई का रुका, इससे आगे भी चीजें महंगी हुई हैं। फिलहाल बिजली को डिस्कस करते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, बिजली वाली बात जो है ना, ये तो बहुत खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि ये हमसे लेते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस, ये वाली जो है, ये अक्टूबर में जो हमने इस्तेमाल कर चुके हैं बिजली, उसके ऊपर हुकूमत ने जो अपना हिसाब लगाया तो उससे पता चला जी ₹1 महंगा हो गया। अच्छा चलें, हम आम कंज्यूमर्स हैं, घरेलू सार्फिन, उनके साथ तो ज्यादती हुई जो ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोगों के साथ ज्यादती वो डबल है। वो अपना प्रोडक्ट बना के बेच चुके हुए हैं, वो अब उन लोगों से पैसे नहीं वापस ले सकते। जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं, उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन की हुई है, जो चीज भी बनाने की प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती है वो की हुई है। अच्छा, 2 महीने के बाद आप उनको बताते हैं कि आपने अक्टूबर में जो चीजें प्रोड्यूस की थी उसके लिए अब आप ₹1.5 ज्यादा बढ़ा दें। तो ये जो है ना, ये वैसे ही इसका प्राइस मैकेनिज्म ही गलत है। इसके अंदर कोई और तरीका का ढूंढना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा शायद ही कहीं होता होगा जहां 3-3, 4-4 महीने बाद जो चीज आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं उसके पैसे। प्रॉपर प्लानिंग की जाती है ना, जिस तरह आपने बताया। अब जो चीजें बेच चुके हैं वो उनकी वो क्या पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, अब वो क्या करेंगे? वो किस तरह? हम तो चलें रोध होके, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो तो रोध होके पैसे दे देगा। इवेंचुअली घर में थोड़ी बहस होगी, खवातीन खाना जो घर के होंगे वो मियाँ को या जो भी होंगे उनको बता रही होंगी कि देखें जी इस बार फिर बिल में मजीद ये पैसे लग गए। आधा घंटा तो आजकल घर वाले समझने में लगाते हैं कि ये बिल बढ़ कैसे गया इतना सा, ये बिल कहाँ। अच्छा, फिर वो अब तो फ्यूल एडजस्टमेंट ढूंढ लेते हैं। कुछ लोगों की समझ से बाहर है, हर रोज जब इजाफा होगा तो कौन समझाएगा लोगों को कि तो ये जो बात है, ये गवर्नमेंट को मतलब ये जो पिछली गवर्नमेंट तो बुरी थी ना, ये गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर बैड पीपल। अभी अच्छे लोग आए ना, ये फैसला करें, कुछ इसका हल निकालें, कोई नया प्राइस मैकेनिज्म लगाएं। ये तो तरीकाकार ठीक नहीं है कि मैं जो चीज इस्तेमाल कर चुका हूं, आपने मुझसे पहले एक बार बिल ले लिया, 2 महीने के बाद आपको फिर ख्याल आ गया कि यार अभी तो उसमें ₹1.5 साहब आपने और फी यूनिट का देना है, तो फिर तो काम चल गया। और उसके साथ ना फिर ये बिजली से है ना हर चीज महंगी होगी। जो आगे होगा ये आज ₹1.06 जो पड़ेगा, वो सुबह जो और को प्रोडक्शन यूनिट होगा वो ये डोमेस्टिक की कीमतें तो बढ़ा दो ना। वो ₹2-2.5 पहले ही एस्टिमेट कर देंगे कि जी अगली दफा भी बढ़ना है तो हम पहले कीमतें बढ़ा देते हैं। अब आप आगे देखें, आपकी इसी खबर के अंदर है कि तमाम मकबरी मंडी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ये जिन 2020 में बेकाबू ही रहा, इसको कोई काबू नहीं कर सका। वो हमने यहाँ पे प्राइस, मुझे लगता है जिनसे भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज नहीं, हमने प्राइस कंट्रोल कमेटीज देखी, वजीर आजम ने कहा कि मैं देख लूंगा महंगाई कैसे नहीं रुकती, और वो महंगाई रुकती नहीं, वो उसी तरह के हालात रहते हैं। इसमें बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं, सब्जियों की हद तक और फ्रूट्स की हद तक तो स्पेशली, जहां पे ये मार्केट कार्टलाइजेशन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। जो प्रोड्यूसर है यानी कि फार्मर आप समझ लें सब्जियों और फल की निस्बत की, उसमें उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता। ये सारे के सारे पैसे जो हैं ये 2-3 दरमियान के मिडलमैन होते हैं, वो कमा लेते हैं, वो बैठ के चीजों की कीमतें को बढ़ा देते हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अभी ये जो महंगाई जिस लेवल से बढ़ रही है, कीमतों में इजाफा सुना जाता था ₹1, ₹2, ₹4, ₹5, ये 100% इजाफे वाली तो ये नई मिसाल हमने देखा है कि कायम की गई है। 55 से ₹180 तक गरम मसाला महंगा हो गया, सफेद जीरा ₹55, काली मिर्च ₹180। ये रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं। जब पूछने वाले है ना कोई नहीं होगा तो फिर इसी तरह ही होगा ना। जब ये तो बात है ना कि किसी ने पूछना है, ये गवर्नेंस जो है ना ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। आपने रोज सुबह उठना होता है, रोज आपने अपने जो काम है वो करने हैं। लोग जिनकी जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होंगे, उनका काम है वो बेचारे घूमते फिरते रहे। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा मीडिया पे प्रेशर जनरेट हो जाता है तो गवर्नमेंट कुछ 2-4 दिन के लिए वज़ीरा को कहती है जाओ यार जाके महंगाई कम कराओ, और वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महंगाई वाली के अंदर पिछली हुकूमत को 2-4 बुरी बातें कहते हैं। हर हमारी हुकूमत की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसी भी ओहदेदार की देख लें, वो ये नहीं बताएगा कि उसकी गलती क्या है या मौजूदा हालात क्यों हमारे पास तो आसान हल ये है कि दूसरों के ऊपर सब कुछ डालो और खुद बस आराम से और वो ये कहते हैं जी ये जो पिछले वाले थे ना जी जो 30 साल से थे उनका कसूर है। अच्छा, अब ये जो इन्फ्लेशन है ये तो करंट इन्फ्लेशन है ना, ये हम हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे। ये तो इस 2020 की इन्फ्लेशन भी अगर आप देखेंगे, खतरनाक बात यह कि 2019 में भी हालात खराब थे, इनको नजर आ रहा था कि खराब नहीं थे, नहीं वो था ना, लेकिन वो बुरा था ना, वो बैड से हम वर्स हो गए। अब ये ना हो खुदा ना खास्ता कि 2021 जो वो वर्स्ट हो जाए,
कि ये जो जिस तरह महंगाई है वो बढ़ती कहां चली जाए। रहम करे, ऐसा नहीं, हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह में ही है हमारा, हम तो दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा, उसकी दूसरी बात ना, ये महंगाई के साथ ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद इसलिए भी कम हो गई क्योंकि जो रियल इनकम है वो तो इंक्रीज ही नहीं हुई। वो कोरोना था उसके दरमियान में, उसकी वजह से कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। हमारी इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने एक्सपैंड तो किया नहीं, नई नौकरियां जनरेट कोई नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब गवर्नमेंट एक रिलीफ तो दे सकती है ना, चलें वो फॉरेन नौकरियां नहीं जनरेट हो सकती तो कम से कम फॉरेन ये तो हो सकता है कि ये महंगाई के जो वे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अब ये जीरा वगैरह हैं, ये तो ऑलरेडी स्टॉक पे पड़े हैं, इनकी कोई नई मार्केट की कोई फसलें तो नहीं आ गई कि जिसकी वजह से कीमत ऊपर नीचे हो रही है। जाके चेक करें किसने स्टॉक किया हुआ, जिन्होंने किया उनको सजाएं दें ताकि आपको मुझे रिलीफ मिले। गवर्नमेंट का काम ही यही है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीटें करना और इस किस्म की हरकतें करना। काम जहाँ पे वो नहीं वो करते, बस जितने मर्जी कंटेंट जनरेट करा। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि क्या ये हुकूमत के लिए महंगाई मान लिया उन्होंने, ये चीज जितने भी हुकूमती वज़रा हैं कहते हैं जी महंगाई वाकई कंट्रोल से बाहर है, इस चीज को हम मान भी रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो इस पर कोई प्लान क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये खुद ही कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं? फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि अवाम तो अब कुछ नहीं खरीद सकती है, अवाम की कुव्वत खरीद जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस पे डालें? देखें, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो जो प्राइस हाइक कर रहे हैं जो भी बेचने वाले लोग हैं उनकी तो है, सब गवर्नमेंट की भी है, वो नहीं उनको रोक पाती। देखिए ना, कानून मौजूद हैं जहां पे आप महंगी चीज बेचेंगे मजिस्ट्रेट आके आपका चलान कर सकता है। अगर वो कानून वीक है तो इस गवर्नमेंट के पास इतना टाइम था, उस कानून को बेहतर कर लेती। इन्होंने पहले भी तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू काम चलाया ना, जहां पे इनको नहीं है पार्लियामेंट से कुछ चीज पास करा सके, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करा। तो इसमें भी एक ऑर्डिनेंस पास करते, प्राइस मजिस्ट्रेट्स की को और एम्पावर करते और उनको ताकतें ज्यादा दे देते जो पिछली हुकूमतों ने नहीं दी, तो ये दे लेते। पॉइंट ये है ना कि यहां पर गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो मौजूदा ये सेटअप है, ये मतलब अपने आप को इन्होंने पेश ऐसे किया था, और ये वो बड़ा मसला है जिसकी वजह से आपके दीगर मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली What they sold us was a different dream ना। अब वो उसको, उसकी जो रियलिटी है वो बड़ी खतरनाक है। वो ऐसी है कि पिछली हुकूमतों जो नालायक थी, नकम्मी थी, करप्ट थी, उनसे भी ज्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पे गवर्नेंस के। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन, अभी हमें शाहिद सिपरा साहब ने ज्वाइन किया है। ये जो बिजली की कीमतों में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है, मुझे लगता है और कोई काम नहीं शाहिद सिपरा रह गया। ये हर रोज इजाफा, क्या वजूहात है? एक ही दफा क्यों नहीं इजाफा करके जान छुड़ा देते? देखिए, बुनियादी वजह तो है कि क्योंकि नया पाकिस्तान बना है तो कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए ना, ताकि अवाम को पता चले कि नया पाकिस्तान अब बहुत पुराना हो गया है, पाकिस्तान वाली बात छोड़ दें। ये मुसलसल इजाफा ऐसी चीज की नवीद सुनाता है ना कि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जिसकी कीमत बढ़ाई ना जाए। अब देखें, एक रोज कबल आप बुनियादी टैरिफ को चेंज करते हैं, उसमें 18 पैसे फी यूनिट इजाफा करते हैं और वो गरीब आवाम जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनसे आप सब्सिडी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, गुज़श्ता रोज आप एक हेयरिंग करते हैं और नेफ्रा उसकी मंजूरी देता है कि 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली इजाफा आप कर दें। और माह अक्टूबर और नवंबर के जो बिल्स हैं, जो सार्फिन ऑलरेडी अपनी अदायगी कर चुके हैं, उन यूनिट्स पर ये जो इजाफी रुपीज हैं ये उनसे वसूल किए जाए। तो ये बेसिकली ये होता है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से पिटीशन फाइल की जाती है नेफ्रा को कि उन्होंने जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है और उसके बाद जो बिलिंग की गई है कंपनीज की जानिब से, उसमें जो गैप आ रहा है हमने उसकी अदायगी करनी है। तो ये कैपेसिटी चार्जेस और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आईपीपी के साथ, जो पैदावारी जो हमारा सिस्टम है उसकी बुनियाद पर ये सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाता है। सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो ये 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट के हिसाब से जो इजाफा हुआ है, इसकी वजह से उनको तकरीबन 3.5 अरब रुपए जो लेस्को के सार्फिन है उनको अदायगी करना पड़ेगी। और उसके साथ जो 18 पैसे फी यूनिट आपने 2 रोज कबल जो बढ़ाया है, उसका अगर इजाफा मिल जाए तो मेरे ख्याल में जनवरी और फरवरी के बिल जो लोग कहते थे कि हम माह जून जुलाई में जाकर अदा करेंगे बिजली के बिल ज्यादा, तो मेरे ख्याल में जनवरी और फरवरी में वही बिल लोगों को हजारों में मिलेंगे और उसकी अदायगी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद सिपरा साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्टीमेटली लोग परेशान भी हैं, लोगों की समझ से भी बाहर होता जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। पूरा साल ये परेशानी लोगों के सर पे सवार रही। अब आगे के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाए, महंगाई किसी हद तक कंट्रोल हो जाए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिग्नल फ्री लाहौर 13 अरब का तखमीना। महकमा खजाना ने एलडीए की समरी मंजूर कर ली है। ये समरी मंजूर हो गई है, इसके बाद क्या होगा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, खबर हमारे पास है अगली जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सिग्नल फ्री लाहौर 13 अरब का तखमीना इसके लिए लगाया गया है। महकमा खजाना ने LDA की समरी मंजूर कर ली है। जी हसन, ये तो वो उसी प्रोजेक्ट्स का पार्ट है ना जिसके लिए लाहौर में सारा पिछले 2-4 महीने पहले लगे हुए थे। महीना पहले की बात है कि 6000 करोड़ का लाहौर के लिए तारीखी पैकेज, और पता नहीं वज़ीर आला साहब ने पता नहीं क्या क्या अनाउंस कर दिया। वो 65 कुछ बिलियन का जो था उसी का ये पार्ट है। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें। शाकम जो फ्लाईओवर है ये तो कब से बन रहा है? मेरा ख्याल है ये जब गवर्नमेंट आई थी तो पिछली गवर्नमेंट का कोई पेपर वर्क चल रहा था ये बनने के लिए, तो 2.5 साल में तो ये बना नहीं सके। तो ये क्या इस बात की उम्मीद है कि ये अगले 2.5 साल में बना लेंगे? एक ये जो गुलाब देवी वाला अंडरपास है ये बनाना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता है ये वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर जो नया वज़ीर आज़म साहब का मिशन है उसके ऊपर वहां पे हाई टावर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा। अब सवाल ये कि वो क्या जो वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो ये एक अंडरपास बनाने से जो मेन फिरोजपुर रोड है तखमीना तो लगाया गया और महकमा खजाना ने LDA को इसकी समरी भी भेज दी है। अब देखें इस पर काम कब होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ओवरऑल अगर कुछ अच्छा होता है तो वो शहर के लिए होगा। लाहौर ये तो पहले से इंतजार कर रहे हैं कि शहर में कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हों क्योंकि यहाँ पर मसाइल ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगली खबर हमारे पास है, अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो खराब हैं। शाम ढलते ही शहर में अंधेरों का राज है और सर्दी में ये एक्चुअली बहुत सारे मसाइल की वजह बनता है। अभी फॉग की डार्कनेस वैसे जनरली सर्दी में रात को अंधेरा ज्यादा होता है तो उसकी वजह होती है, फॉग का भी इशू है। अब पॉइंट ये कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपको बताएगी कि उनके पास फंड्स ही नहीं है इनको करने के लिए, नए सिरे से लगाने के लिए। ये एक इशू है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सारे मुल्क के अंदर इशू है कि उनके अपने जो फंड्स हैं वो नहीं होते। अब ये भी LDA के थ्रू जो आपने पिछली खबर में बात की कि वो सारी जो है वो भी LDA कर रहा है ना, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है ये काम करने के लिए। तो ये ड्यूल जो है ना पावर, उसका एक नुकसान भी यहाँ पे होता है। एक इदारा तो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसे अप्रूव करा के काम कर लेता है, लेकिन जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसका काम है शहर चलाना, उस बेचारे के पास फंड्स नहीं होते तो वो मांगती फिरती है लोगों से कि जी आप हमें दे दें किसी लेकिन ये हसन मामला इंतहाई इस तरह से, जैसे कि हमने कहा सर्दियों में एक तो अंधेरा जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, फिर इससे हादसात हो रहे हैं, फिर इससे जराइम बढ़ रहे हैं, फिर इससे हम देख रहे हैं फॉग की वजह से एक्सीडेंट वगैरह जो है उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो इतने सारे मसाइल अगर इस वजह से हैं तो फिर इस मसले को तो हल करना चाहिए ना। अरे करना तो चाहिए लेकिन उनके पास पैसे नहीं है ना। देखिए जहां पे पैसे नहीं है उनके पास वो फंड्स ना होंगे वो क्या करेंगे। ये तो गवर्नमेंट बेचारी, इसमें तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिर्फ लिख के अपने अफसराने बाला को बता सकती है कि जनाब हमारे पास इतनी ये खराब है, ये इनको चेंज करा दें। आपकी अगली खबर है ना वो बल्दियाती नुमाइंदों वाली, अगर हम उसको इसके तनाजर में देखें ना तो बात फिर आपको समझिए, जब बल्दियाती सेटअप होगा तो कम से कम जो लोकल लेवल का काम है वो खुद ही कोई ना कोई चंदा चुंदा इकट्ठा करके, अगर नहीं भी फंड्स होते तो गली मोहल्ले से इकट्ठे करके हो जाता है। पता भी चल जाता है, वो जगह भी पता चल जाती है गली मोहल्लों की सतह पर, यूसीस की सतह पर कि एक्चुअली मसाइल है। क्योंकि हर लेवल का जो काउंसलर है वो अपने 4 गलियां 8 गलियों की इंफॉर्मेशन बेहतरीन रखता है, उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये अलमिया है इस गवर्नमेंट का भी। जनरली भी हम बल्दियाती बात को इतना पसंद नहीं किया जाता हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी ना, हम उनको एक ऐसी सी चीज समझते हैं बस कर लिया। अगर आप दुनिया भर के तमाम डेवलप मुल्क देखें तो उनकी जो सारा गवर्नेंस का सिस्टम है वो बल्दियाती इदारों पर चल रहा है। काउंटी हो गई या इस किस्म की चीज हो गई, वहां से चलाया जाता है, वहीं से वो फंड जनरेट होते हैं। खुदा की कसम अगर ये होती ना तो वो काउंसलर पैसे इकट्ठे महल्ले से ही कर लेता, अगर नहीं भी उसके फंड होते तो वो 2 लाइटें लगाने के लिए, ताकि लेकिन इस साल तो हमें बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आए। वादा किया गया, बार बार डेट्स का ऐलान भी किया गया, प्लानिंग भी की गई, लेकिन अब आगे बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। 2020 गुजर गया, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गली मोहल्लों के मसाइल भी हमने डिस्कस किए। इस टाइम एक बड़ा मसला है स्ट्रीट लाइट्स ना होना, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं। अब 4 मई 2019 को शहर के 3507 बल्दियाती नुमाइंदों को छुट्टी करवाई गई थी, जिसके बाद से अब तक आपके सामने हालात हैं। आगे 2021 में क्या होने वाला है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ये अपडेट थी, आप तक पहुंचा दी। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, जिसकी बार बार प्लानिंग भी की जाती रही, लेकिन वजह ऐसी क्या है जो बल्दियाती इलेक्शन हुए नहीं, करवाए नहीं गए? क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं या हैं? बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोग समझते भी हैं। हसन, आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात आपको समझ आती है? बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पीटीआई को यकीन नहीं है कि वो जीत जाएगी, और कितनी बड़ी बुरी उनके लिए, वो उनकी इमेज के लिए कितना धचका होगा। आप सोचेंगे 2.5-3 साल से वो गवर्नमेंट में हैं और अगर वो बल्दियाती इंतखाबात हार जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो वो इम्पैक्ट है वो उनकी फेडरल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट्स पे पड़ेगा, इसलिए नहीं होंगे। लाहौर की हद तक तो स्पेशली ये ऐसा बिल्कुल है कि वो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल ये है ना
कि जो बेचारे काम कर रहे थे उनको क्यों हटाया गया, उनको क्यों क्या वो हटाया इलेक्टेड तरीके से नहीं थे या कोई तरीकाकार था? अगर वो फर्ज करें उसमें कोई किंग्स थे या कोई मसाइल थे सिस्टम में, तो क्या इन्होंने वो आयरन आउट और किए उस हैं? पे तो मेयर साहब की जानिब से बहुत वावेला भी किया गया कि बताया नहीं गया, वो अदालतों में भी गए हुए हैं, वो अदालतों में भी गए हुए हैं, और वो यकीनन उनकी सुनवाई तो वहां पर नहीं हो सकी। लेकिन ये सवाल है ना कि इनका ये कहना था कि वो जो सिस्टम था वो डिलीवर नहीं कर सकता था, वो अच्छा नहीं था, तो क्या इन्होंने उससे बेहतर ताकतवर सिस्टम बनाया? अब ये देखें ना, जो इनका प्रपोज सिस्टम है उसमें तो कई लेवल के ऊपर जो इलेक्शन है वो है ही नॉन पार्टी बेस के ऊपर, ऐसे ही है। तो वो ऑटोमेटिकली आप डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग नहीं कर रहे। जब आप करेंगे कि एक जगह पे एक मोहल्ले के अंदर आप सियासी उसके बगैर इलेक्शन लड़ें, तो फिर आप किस पे लड़ेंगे? अपनी बरादरी पे लड़ेंगे, अपने पैसे पे लड़ेंगे, किस चीज पे? और हमें सियासत से इन चीजों को दूर करना था। बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये था कि 85 में जब हमने नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन कराए तो लोग पैसे की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, अपनी बरादरियों की बुनियाद पे इक़्तिदार में आना शुरू हो गए, और वो डेमोक्रेसी को जो धचका लगा, हमने उससे दूर हटना था स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज बना के, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो। पीटीआई के चुने हुए लोग अगर लाहौर में जीत जाते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी उस निस्बत से कि बजाय ऐसे नॉन एफिलिएटेड लोग जो मोहल्ले गली के अंदर पैसे की बुनियाद पे, धौंस डालने की बुनियाद पे इलेक्ट हो जाएंगे, चूंकि विजन है कोई नहीं, ना पार्टी एफिलिएशन है, तो फिर आपकी कोई वो भी नहीं है, ये इशू है। अच्छा, दूसरी बात मैं छोटी सी ये करना चाहूंगा कि पीटीआई को ना ये शायद जो उनकी जो भी थिंक टैंक है वो उनको ये कह रहा है कि जब तक हमें यकीन नहीं होगा कि हम जीतेंगे तब तक इलेक्शन नहीं कराने। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन जो नहीं करवाए जा रहे या डिले हो रहा है, इसकी अहमियत है क्या और इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं? वैसे तो हम देख रहे हैं, अभी हमने खबर भी अपनी डिस्कस की है। अहमियत क्या देखें, आपके पास पूरे पंजाब के अंदर 7 या 8 कमिश्नर हैं और उनके नीचे मेरा ख्याल है 26 या 28 के करीब डिप्टी कमिश्नर हैं पूरे उसके अंदर, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो पूरी गवर्नेंस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे चला रहे हैं। अब लाहौर शहर को इन्होंने नई इनकी जो प्रपोजल है उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक डीसी से लाहौर शहर चलता नहीं। अच्छा, उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप 6 डिस्ट्रिक्ट लाहौर के बना दें, आप एक नया रावी रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमसे मौजूदा शहर नहीं चल पा रहा, उसको 2 डिस्ट्रिक्ट में बना दो, साथ ही आप कई 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो का प्रपोजल बनाया हुआ आपने, ये जब लाहौर से रिवर फ्रंट बन जाएगा तो ये लाहौर तो जो है 3 करोड़ का शहर हो जाएगा, उसको कौन चलाएगा? बिल्कुल। बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो गली के लेवल से, नीचे से काउंसिलर शुरू होकर ऊपर मेयर तक आवाम के साथ रोज की बुनियादों पर मिलते हैं। मेरे मोहल्ले का जो काउंसिलर है ना, था या पुराना, मुझे आज भी पता है वो कौन है, महल्लेदारों को भी पता है वो बंदा कौन है, उसके दरवाजे को जाके लोग खटकाते हैं, भाई हमारा काम और मसाइल हल हुए भी, और हमने देखा भी कि लोकल जो डिलीवरी है ना वो नीचे तक, ये गली के अंदर नालियां, सीवरेज, बिजली की जो भी आप बात कर रही थी, सोलिंग, इवन किसी हद तक सफाई भी, ये सारा कुछ हम उनको दे सकते हैं। चले हसन, जैसे 2021 से लोगों ने बहुत सारी दूसरी उम्मीदें लगाई हैं, तो शायद ये भी उम्मीद एक ऐड हो चुकी है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और पूरे साल में सियासी मंजरनामे में हलचल हमने देखी मची रही, और सबसे बड़ी मुश्किल जो आवाम को जिसका सामना रहा वो थी महंगाई। हर तरफ हमने देखा ऑपोजिशन बार बार बात करती रही कि वो आवाम की आवाज बनी है, महंगाई का खात्मा करेगी। ऑपोजिशन की अभी भी तहरीक जारी है, और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से दावे ये किए गए कि आवाम की रिलीफ के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, प्लान भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ हुकूमत कर भी चुकी है। कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब रही। खैर, इससे लोगों की परेशानी किस हद तक रही लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो आवाम को फेस करना पड़ा वो जराइम, जो कि काबू ही होने में नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग इससे परेशान भी रहे, और इन्हीं जराइम की वजह से जहां पर हमने देखा कि बहुत सारी जिंदगियां जिनका खात्मा हुआ, ज्यादती के इस तरह के वाकयात हुए कि बहुत सारी नन्ही कलियां जो हैं वो भी मसली गई। अफसोस ही हम इन चीजों पे कर सकते हैं, लेकिन बेहतरी की उम्मीद हमेशा से रहती है। तो नए साल के आगाज में भी इंशाल्लाह दुआ यही है कि सब कुछ बेहतर हो। लेकिन ये चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि पिछले साल में कुछ सियासी मंजरनामा कैसा रहा, कुछ शहर में सूरत हाल कैसी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उम्मीद ये लेकर आई थी कि हर तरफ नारा ये था तब्दीली नजर आएगी, तब्दीली उस तरह से तो नजर नहीं आई। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ऑपोजिशन आवाम को उम्मीद दिला रही है, वो उम्मीद किस हद तक हमें सच्ची नजर आ रही है, या फिर ऑपोजिशन का अपना ही मकसद है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो कि अहम बीट्स करते हैं हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ प्लानिंग भी बताएंगे, और कुछ 2020 में
क्या क्या कारकर्दगी रही हुकूमत की भी, ऑपोजिशन की भी, शहर की ओवरऑल सूरत हाल भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे उमर असलम, और इसके साथ साथ कजाफी भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साई साहब, अली साई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे ओवरऑल शहर में जराइम की क्या सिचुएशन रही, पुलिस की इस पे कारकर्दगी क्या रही, आगे की प्लानिंग क्या की जा रही है। उम्मीद हमने भी यही रखनी है कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा नए साल पे, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को, हुक्काम बाला को, जिनका ये काम है, वो हमने जरूर याद दिलाना है कि कहां अभी बेहतरी हो सकती है, कहां बेहतरी करनी है, कौन सी चीजें अवाम की बेहतरी के लिए हैं। तो सबसे पहले कजाफी भट्ट साहब की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अवाम का भी हम डिस्कस करेंगे, जो है महंगाई। पूरा साल अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे। आज भी अगर हम इख्तिताम भी कर रहे हैं आज के आखिरी शो का, जो कि साल का हमारा आखिरी शो होगा, उसमें भी हमने सिर्फ बात यही की है कि अवाम महंगाई की चक्की तले पिसते ही चले जा रहे हैं। भट्ट साहब, हुकूमत की जानिब से नारे बड़े बड़े लगाए गए थे, ये पूरे साल कैसे रही हुकूमत की कारकर्दगी? मेरे ख्याल से सिर्फ इसको एक ही वर्ड में अगर बयान किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप डिटेल में जरूर बताइए। देखिए ना, मुझे तो लग रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त दूध और शहद की नहरें बकौल हुकूमत के वो बहना शुरू हो चुकी हैं, और जो तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया था वो वाकई तब्दीली आ गई है। और तब्दीली इस सूरत में आई है कि महंगाई जो है वो, अगर मैं थोड़े से अदादो शुमार आपको पहले महंगाई के हवाले से बता दूं, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों की तरफ आता हूं। महंगाई जो 2018-19 में थी, जो मैंने फिगर्स निकाली है, उसके मुताबिक ये 6.8 यानी कि 7% आप लगा लें। लेकिन जिस वक्त अब हम 2020 के आज आखिरी दिन बात कर रहे हैं, तो ये महंगाई 12% से ज़्यादा हो चुकी है। चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक खिलाड़ी भी हैं, बाउंसर्स, चौके छक्के मारना खिलाड़ी की फितरत में शामिल होता है, और उन्होंने ऐसे चौके छक्के लगाए हैं कि डबल सेंचुरियां की हैं। अंडे का आप देख लें, अंडे डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। आटा है, आटा काबू में नहीं आ रहा। चीनी है, चीनी आप मार्केट में लेने जाएं नाकिस चीनी मिलेगी, लेकिन इसमें इजाफा कितना हुआ है आप ये देख लें, 20 से 50% इजाफा हुआ है चीनी की। गोश्त की कीमत की तरफ अगर आप चले जाएं तो इसके अंदर भी 20 से 30% इजाफा जो है हमें नजर आएगा। दालों की कीमतें भी तकरीबन यहीं पर स्टैंड करती हैं, और आटे की कीमत मैंने आपको बताई 50 से 60%। आप मुझे बताएं कि 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो इस हुकूमत ने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, और अब 2020 जब इख्तिताम हो रहा है तो हमारे वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि उनको तो चीज़ों की समझ ही नहीं लगी, और फिर वो कह रहे हैं कि जब तक मसाइल हल नहीं होते अवाम खुदकुशी करना चाहते हैं कर लें। यानी कि ये तब्दीली है जो लेकर आए हैं। सियासी मंजरनामे में अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पंजाब हुकूमत की भिजवाई गई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि 100 में से 70% अहदाफ जो हैं वो इस हुकूमत ने मुकम्मल किए हैं। कुछ चीज़ों में ताख़ीर हुई है, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फिरदौस अंडरपास नुमाया किस्म का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको वाहिद ये क्लेम कर सकते हैं कि इनका प्रोजेक्ट था जो इन्होंने कंप्लीट किया है। उसके अलावा मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सेंटर बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने बताए जो गुज़िश्ता हुकूमत के थे। इस हुकूमत ने इस साल भी सिर्फ महंगाई के अंदर जो है वो इजाफा किया है, और सियासी तौर पर अगर कहा जाए तो हुकूमत का काम अवाम को रिलीफ देना है, उसमें तो हमने देखा कि हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही। लेकिन महंगाई वो मसला है जो इस वक्त हर किसी की दुखती रग कहा जाता है ना, वो बना हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर हुकूमत सिर्फ इस मसले को कंट्रोल कर ले तो अवाम के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पूरा साल अवाम महंगाई की अजियत में मुब्तला रही। आज भी खबर यह है अकबरी मंडी में मसालों की कीमतों में इजाफा हो गया, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या अवाम का मुकद्दर अब सिर्फ महंगी अशिया खरीदना रह गया है? देखें, अगर मैं हकाइक पर बात करूं तो बुरी लगेगी बहुत ज़्यादा लोगों को, मैं मायूस नहीं करना चाहता लोगों को, लेकिन जो हकाइक हैं ग्राउंड के ऊपर जो हकाइक है उसके मुताबिक आवाम को अगले साल भी महंगाई की ही चक्की में पिसना पड़ेगा। और जब कल 2021 का सूरज तलू होगा तो पेट्रोल की कीमत में भी गालबन उस वक्त तक इजाफा हो चुका होगा, जिसका मतलब है कि महंगाई अभी मजीद आगे की तरफ जाएगी और चीज़ें महंगी होंगी, और इसके अंदर हमें कमी के कोई आसार नजर बाज़ाहिर अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगरचे हुकूमत की तरफ से सब अच्छा है, लेकिन हकायक ये है कि सब अच्छा नहीं है।
कोरोना की वबा है, आप ये देखें कितने लोग बेरोजगार हुए, कोरोना ने अफेक्ट किया है, लोगों का रोजगार छीना है, जो जराए आमदनी थी वो लोगों की कम हुई है और वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर से मैं जान लेती हूँ। उमर, हम देख रहे हैं ऑपोजिशन यही सारे मसाइल उजागर कर रही है, इन्हीं सारे मसाइल का हल निकालने के लिए ऑपोजिशन खासी मुतहरिक नजर आ रही है, तो ऑपोजिशन का इस पर क्या मौकफ है? क्या वाकई ऑपोजिशन जिस पॉइंट पे स्टैंड कर रही है वो नजर भी आ रहा है कि अवाम के लिए कुछ करना चाह रही है ऑपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, जिस तरह बिल्कुल भट्ट साहब ने बड़ा खूबसूरत तज़किया दिया हुकूमत के हवाले से, उसी तरीके से मैं बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक खिलाड़ी भी हैं। तो अगर हम हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो बतौर हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के हवाले से जिस तरह आप पूछना चाह रही हैं, तो जो कप्तान हैं अपोजिशन के, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, उनको तो उन्होंने जेल में भेज दिया। कप्तान के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनको भी जो है वो भी जेल में है। तो इसी अपोजिशन की बात, के लिए खासा ये मुश्किलात अपोजिशन के लिए खासा मुश्किलात का साल रहा बिल्कुल। और हम साल यकम से देख लें और आज 31 दिसंबर तक की अगर हम तारीख को देखें तो मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उन पर मुश्किल वक्त रहा, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। फिर इसी तरीके से हम जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें अवामी मसाइल के इश्यूज़ पर बात करें तो काफ़ी गहमा गहमी भी रही, जलसे भी हुए, यहाँ पर एहतजाज भी जो है वो अपोजिशन जमातों की जानिब से रहा। लेकिन अपोजिशन आप अगर कहें कि साल के शुरू में अवाइल में जिस तरीके से उन्हें ऑपोजिशन करनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं की। इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि जो किरदार जिस तरीके से जब अद्वियात की कीमतों में जो सबसे अहम बात अपने ही मसाइल में इतनी उलझ चुकी थी, उनके लिए इतनी मुश्किलात लेकिन जब जिस तरह हमने, मुझे याद है कि साल के दरमियान में और जिस तरीके से अद्वियात की कीमतों में ये तो अभी भट्ट साहब जिस तरह बता रहे थे कि वहां पे भी बहुत कीमतों में इजाफा हुआ अशिया और नोश में, लेकिन अद्वियात की कीमतों में 300-400% इजाफा हुआ, खामोश रही। पेट्रोलियम मसनूआत पर एहतजाज हुआ तो लाहौर शहर में जो है वो एक सिर्फ एहतजाज हुआ जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हल्कों में किया गया। लेकिन बात ओवरऑल करें तो उसके बाद लेकिन साल के इख्तिताम पे जिस तरह सितंबर अक्टूबर के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुतहरिक हुई, PDM का प्लेटफॉर्म बना, और फिर उसके बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो अब जो है वो इस वक्त आप अगर कहें तो वो अब जोरों पर चल रही है। तो आप ओवरऑल अगर बात करें तो ये मुस्लिम लीग नून पर एक भारी साल रहा। आपने कहा जोर पे चल रही है, लेकिन मुझे जलसा लाहौर के बाद ये अपोजिशन की मुहिम भी कहीं ना कहीं डाउन होती नजर आ रही है। इस पे उमर हम बात करते हैं, साई साहब की तरफ में चलती हूँ। साई साहब, शहर का बहुत बड़ा मसला रहा जराइम की सूरत हाल, रोज बरोज हमने पूरे साल देखा, डकैती चोरी की वारदातें हर गुजरते दिन के साथ, और फिर जिसका मेरे ख्याल से कोई मैं इस पे बात भी करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको अल्फाज ही नहीं मिलते। जिस तरह से ज्यादती के वाकयात हुए, हमें पुलिस की कारकर्दगी सिफर नजर आई। क्यों रहा पूरा साल ये तमाम चीजें? जी है ना, बिल्कुल जिस तरह कज़ाफ़ी भट्ट साहब और उमर असलम साहब बता रहे थे कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती गई और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, इसी तरह लाहौर में क्राइम की शरह को देखा जाए तो दिन ब दिन इजाफा होता रहा। लेकिन लाहौर पुलिस अपने ही ज़ाती लड़ाइयों में फंस गई और इसमें बिल्कुल अवाम का ख्याल जो था बिल्कुल इनके जहन से निकल गया। हर बंदा अपनी पोस्टिंग बचाने के चक्कर में किसी ने भी क्राइम पे फोकस नहीं किया, और जो इनके अपने अदादोशुमार हैं अगर उनको देखें तो अवाम जो है वो दिन ब दिन चोरों डाकुओं के आगे बिल्कुल बेबस होकर रह गई है। लाहौर पुलिस की जानब से कोई इकदाम नहीं किए गए। अब ये हालात हैं कि लाहौर से अगर कोई अफसर ट्रांसफ़र हो रहा है तो नया अफसर लाहौर आने के लिए तैयार नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लाहौर की जो कमांड है उसमें बिल्कुल किसी किस्म का रख रखाव नहीं है। एक दूसरे के साथ इनकी चपकलेस चलती है, मीटिंग्स के अंदर लड़ाइयाँ चलती हैं। इसमें बजाय इस बात के कि शहर की आवाम की बात की जाए, क्राइम के हवाले से बात की जाए, ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रख दिया गया है। सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के चक्कर में और अपनी लड़ाइयों के चक्कर में ये यहाँ पे इस वक्त लाहौर की कमान जो है मौजूद है। अदाद शुमार की बात की जाए तो रवां साल 25 जो हैं वो डकैती मर्डर हुए, जो कि आला अफसरान की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। 75 बड़े डाके हुए जिसमें 5 से ज़ायद डाकुओं ने करोड़ों रुपए की रकम लूटी है। इससे पहले कभी भी इतने बड़ी तादाद में डकैतियाँ यानी डाके नहीं हुए। जिसको पुलिस डाका कहती है उसमें 5 बंदे या इससे ज़्यादा जो डाकू होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह अगर ख़वातीन की
असमत दरी की बात की जाए तो 350 से ज़ायद केसेस मोटरवे का जो सन है उस समेत यहाँ पे रिपोर्ट हुए, और जिस तरह CCPO लाहौर की जानब से सन है मोटरवे को हैंडल किया गया, टैकल किया गया, उसमें पूरी दुनिया में लाहौर पुलिस की जागहनसाई हुई, लेकिन हुकूमत की जानब से फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और इसी तरह लाहौर पुलिस को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया गया, सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए और जो अपोजिशन है उसको लेट डाउन करने के लिए सिर्फ अपनी कारकर्दगी शो की जाती है। यानी हमें पुलिस डिपार्टमेंट में भी सियासत की झलक नजर आई, वहां पर भी हर कोई अपनी सीट बचाता रहा, अवाम का किसी ने नहीं सोचा। कज़ाफी भट्ट साहब, नए साल के साथ उम्मीदें बहुत सारी हो जाती हैं, सभी लोग सोचते हैं, दुआ करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, होना भी चाहिए, अवाम का ये हक है और फिर रियासत की हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि अवाम के लिए कुछ अच्छा सोचे, अच्छा करके दिखाए। कुछ अच्छे का प्लान भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल ठीक है अना, वैसे भी ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है और उम्मीद रखनी चाहिए नई चीज़ों की, नई कल का जो सूरज आए। हमारी दुआ है कि ये मसाइल हल हों, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है मेरा ख्याल है उमर असलम ने भी बताया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हुकूमत को अभी तक यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अभी तक अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ ही समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने बॉल करवानी कहाँ पर है और कौन सी बॉल जिनसे उससे विकेट उड़ानी। वो सिर्फ उनकी अभी तक जो प्लानिंग हमें नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन क्रशिंग जो है वो लाइन उनकी नजर आ रही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हमें कोई प्लानिंग अभी तक हमारे सामने नहीं आई है कि हम ये कहें कि महंगाई कम होगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। देखें, रिलीफ का वादा किया गया, अवाम को रोजगार देने का वादा किया गया, अवाम को घर देने का वादा किया गया। आप मुझे बता दीजिए 18 से लेके 20 तक इन 2.5-3 सालों के दौरान कौन सा ऐसा वादा अभी तक मुकम्मल हुआ है? कोई एक वादा भी मुकम्मल नहीं हुआ और अभी तक नेक्स्ट प्लानिंग भी हमारे सामने कोई नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। महंगाई के ऊपर आपने हर जगह पे प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना दी। देखिए, सबसे बड़ा मसला खुद जो हुकूमत के वुज़रा तमाम लोग कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई है, इसकी तरफ फोकस करना चाहिए और खुद वुज़रा ये जो है वो मानते हैं कि हम इसे कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसके ऊपर कोई बाकायदा प्लानिंग अभी तक हमारे सामने नहीं आई कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। आपका चीनी माफिया था, आपके अपने लोग मुलविस से, आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की, चीनी को कहां पे कंट्रोल किया? आप मार्केट में चीनी लेने चले जाएं, इंतहाई नाकस घटिया क्वालिटी की आपको चीनी मिलेगी। अदरक आप देख लें 1200 रुपए किलो मिल रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। यानी कि 1200 तक गया, अब 600-700 रुपए मिल रहा है, नीचे नहीं लाया। टमाटर आप देखें कहां पर गए। आप अंडे देख लें, जिसका रोज प्रचार किया जाता है अंडे खाएं सेहत बनाएं, अब अंडे क्या बंदे डंडे ही खा रहे हैं, अंडे तो कोई नहीं खा रहा, डंडे ही खा रहे हैं। 25-30 रुपए का एक अंडा है। आप मुझे बताएं कि अभी तक क्या किसी मिनिस्टर ने यह बताया कि आइंदा क्या प्लानिंग होगी? किसी वफाकी या सूबाई मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद अभी तक प्लानिंग नहीं बताई, सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने 2.5-3 सालों में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और वो करेंगे, यानी कि अभी करेंगे तक महदूद हैं। आइंदा साल आप देखिएगा, क्योंकि 3 साल मुकम्मल होने को है, 4था साल जो है वो इलेक्शन का साल आ जाएगा, ये इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हो जाएंगे। अवाम को अपनी पड़ी हुई है, अपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत को पड़ी हुई है कि हम आइंदा 5 साल भी अपने जो है वो किसी तरीके से पक्के कर लें। प्लानिंग बट साहब उमर की तरफ जाना चाहूंगी। आपने तो बता दिया फिलहाल हुकूमत की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, तो ये नए साल के लिए पीडीएम खासी मुतहरिक भी हमने देखा नजर आई। अब ऑपोजिशन की उमर प्लानिंग क्या है? मुझे फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। बिल्कुल ना, इन शॉर्ट अगर बात करें, क्योंकि कप्तान है और क्रिकेट के लैंग्वेज में ही अगर बात करें तो ऑपोजिशन का कप्तान इस वक्त जेल में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ऑपोजिशन का कोई भी प्लेयर जो कोई छक्के चौके मारता हुआ कोई दिखाई देता है तो उसको जो है वो इमरान खान, क्योंकि ग्राउंड उसका अपना है, तो वो फौरन जो है उनको अंदर कर देते हैं। लेकिन ऑपोजिशन की प्लानिंग जो है, सबके कमी मरीम नवाज मरीम नवाज बिल्कुल यकीनन एक बड़ी बेहतर अंदाज जारहाना हिकमत अमली के तहत जो है वो चल रही है। और अगर हम इस वक्त अगर बात करें तो अना, जिस तरह भट्ट साहब ने बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया ना, जो अवाम के मसाइल हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है महंगाई, चाहे वो देखने वाले नाजरीन हो, चाहे वो अना यूसुफ हो, भट्ट साहब हो, उमर असलम हो, सब इफेक्ट हो गए इस महंगाई से। तो अब
ऑपोजिशन ने जो नब्स जिसे कहते हैं ना पब्लिक की नब्स पे जो हाथ रखा हुआ है, महंगाई वाले इशू पे जो रखा हुआ है, और जिस तरीके से मरियम नवाज लीड कर रही हैं, तो दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ 2021 के साल में यकीनन अवाम की बेहतरी नहीं होने जा रहा है। और लोगों को उम्मीद भी दिलवा सकते हैं कि सोचिए, अच्छा सोचने से इंशाल्लाह सब आगे से अच्छा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कजाफी भट्ट साहब, साई साहब, उमर असलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि साल 2020 कैसा रहा। अब जब नए साल की हम बात कर रहे हैं, नए साल का इंशाल्लाह आगाज होने जा रहा है, तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, नए साल का आगाज कैसे होता है, हर तरफ जश्न तो मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अफसोसनाक चीज जो मन चले, हुल्लड़बाजी करते हैं और शहर की अहम शाहराहों पर जो हालात देखने में आते हैं। अफसोसनाक चीज ये है कि हम लोग समझते हैं इंजॉयमेंट सिर्फ इसी तरह से की जा सकती है, नए साल को खुश आमदीद बस इसी तरह से कहा जा सकता है, इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर, जो हम नॉर्मली बिहेवियर लोगों का देखते हैं, लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, मनचले मोटरसाइकिलों पर हर जगह हुल्लड़बाजी करते नजर आते हैं और शहर के अहम शाहराहों पर जैसे रात 12 बजते हैं रश बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो इसके लिए हमेशा से एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल रखना है, वन व्हीलिंग अगर जो लोग कर रहे हैं उनसे किस तरह से निपटना है, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए क्या प्लान किया जाता है। हमारे साथ सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उन्हें कहेंगे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि लाहौरियों का एक रिवायती अंदाज है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो इस तरह से की जाती है, बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती है, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर वगैरह उतार दिए जाते हैं और हुल्लड़बाजी हमें जो है वो बहुत ज्यादा देखने में नजर आती है। क्या प्लान सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है? जी, इस दफा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तरतीब दिया है, जिसके अंदर वी हैव क्लोज कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिसमें डॉल्फिन एंड पीआरयू होंगी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में। और उसके अंदर हमने पहली चीज तो ये की है जी कि हमारी नॉर्मल शिफ्ट जो होती है वो 3 बजे तक होती है, फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रूटीन में, दोपहर 3 बजे तक और 3 से रात 11 बजे तक। उस शिफ्ट को हमने रिवैम्प किया है। हमारी पहली शिफ्ट 7 से 5 बजे तक होगी आज के लिए स्पेशली, और 5 बजे हमारी सेकंड शिफ्ट आएगी जो कि फ्रेश होगी, और वो टिल स्टैंड डाउन, जब तक ये हमारा न्यू ईयर और ये चीजें और रश कंक्लूड नहीं होता, वो इंशाल्लाह ताला अपने पॉइंट्स पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ हमने जो हमारा ऑफिस स्टाफ है वो भी हमने अपनी उनकी रिजर्व बनाई है और उनको हमने तमाम सर्कल ऑफिसर्स की और जो हमारे एसपी साहब हैं उनके डिस्पोजल पे दिया है कि जहाँ पे भी जिन पॉइंट्स पर उनको जरूरत हो तो वो लगाएं। इसके साथ साथ हमने कोई 160 पॉइंट्स हमने और ऑपरेशन ब्रांच डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मिलके हमने बनाए। आपको याद होगा 14 अगस्त को भी बड़े अच्छे तरीके से हमने किया, 23 मार्च पे भी, तो वो ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग और वो बहुत हद तक कर्टेल रही। इसी तरह 160 पॉइंट्स के ऊपर हमारी जॉइंट चेकिंग्स होंगी और जॉइंट हमारी प्लेसमेंट हुई होगी ट्रैफिक पुलिस की, डॉल्फिन की और पीआरयू की। हमारे नंबर्स भी एक्सचेंज हैं, वायरलेस के कॉल साइंस भी एक दूसरे को पता है और बड़ी माइन्यूटेस्ट कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह डीएचए के एरिया में भी ये वाली शिकायत आती हैं, लोग निकलते हैं जहाँ पे खुली रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे भी डीएचए के साथ हमने क्लोज कोऑर्डिनेशन। अच्छा सीटी साहब, ये कहिएगा क्या कोई रोड्स डाइवर्जन लगाकर बंद भी की जा रही हैं? क्योंकि मॉल रोड पर तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो कोई क्या ऐसा प्लान भी बनाया गया है कि रोड्स को बंद किया जाएगा? नहीं जी, रोड्स को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक आजकल वैसे भी आपकी नॉलेज में है कि धुंध का बहुत ज्यादा एलिमेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो नॉर्मल रूटीन के अंदर जितना रश होता है जो देखने में आता है उस तरह का होगा, बिकॉज लोग एहतियात कर रहे हैं, कोविड का भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वो चीजें भी हमें हेल्प करेंगी टू मैनेज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। जहाँ पे रश हो जाता है, कहीं पे रोड बंद खुदा ना खास्ता होती है, तो वो फिर हम ऑल्टरनेट रूट्स निकालते हैं, उस टाइम पे डिसाइड करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ वी हैव नो प्लान्स ऑफ क्लोजिंग एनी ऑफ द रोड्स। सही, तो मैसेज आपका लाहौरियों के लिए क्या होगा? लाहौरियों के लिए मैसेज यही है जी कि ये हमारा न्यू ईयर बनाएं, जरूर बनाएं, तमाम त्यौहार मनाने चाहिए, खुशी भी मनानी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ अदर्स।
हमें ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखना है, एक दूसरे का एहतराम करना है ताकि इंसानी जानें बच सकें। बहुत ज़बरदस्त मैसेज सीटीओ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया क्या क्या प्लानिंग की। लेकिन रिक्वेस्ट यही होगी कि खुशियों के ये जो त्यौहार हैं इन्हें खुशियों के साथ मनाएं, क्योंकि जब आप कभी देखते हैं नौजवान जिस तरह से हुल्लड़बाजी करते हैं, हादसात हो जाते हैं, तो ये खुशी फिर आपके लिए उस तरह से खुशी नहीं रहती जब आप दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से नए साल को खुश आमदीद कहें और उम्मीद ये रखें कि ये अच्छी तरह से जो आप खुश आमदीद कहेंगे ये आपके लिए आगे भी खुशियां ही लेकर आएगा। अब हमने बात करनी है उम्मीद की। उम्मीद किस तरह से आपके अंदर जो है वो जाग सकती है। इतनी सारी परेशानियों के बाद जहां आपने बहुत कुछ खोया वहां बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा भी। अब नए साल में आपने सब अच्छा किस तरह से करना है, प्लान करके रखना है, उम्मीद रखनी है कि सब अच्छा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं उम्मीद से ही जुड़ी हैं। उम्मीद आपके अंदर जब तक रहेगी सब इंशाल्लाह अच्छा होता रहेगा। लेकिन ये उम्मीद कैसे पैदा की जा सकती है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव कैसे रहना है, पुर उम्मीद कैसे रहना है। इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर शाहिद जमान साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। क्या हाल चले आपके? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा नए साल के आगाज में उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं, अब अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अच्छा सोचना है। जब इतनी सारी आपके इर्द गिर्द परेशानियां, कोरोना की वजह से हर कोई परेशान है, फिर जो आपके सामने मौशी हालात है मुल्क के, उससे भी लोग परेशान हैं। किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखा जा सकता है? नए साल से किस तरह से हम नई उम्मीदें जोड़ सकते हैं? यानी आप चाहती हैं कि मैं कुछ जादू नगरी के टिप्स निकाल के बताऊं कि खुश और कामयाब और पुरुम्मीद कैसे रहते। अच्छा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि सिक्का है उसके दो रुख हैं, अंधेरा है, रोशनी है। अंधेरे में देखते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप रोशनी की जानिब देखना शुरू करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। ऐसी 2020 में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया, हमारे दोस्त थे, हमारे अहबाब थे, वी लॉस्ट जॉब्स, हमने नौकरियां भी खो दी। इसकी दूसरी जानिब देखें, ये वो तमाम है जो डार्क साइड है। पॉजिटिव साइड की जानिब देखें, आपने वर्क फ्रॉम होम को एक्सपीरियंस किया, विच इज एन अल्टरनेटिव टू वर्किंग फ्रॉम ऑफिसेज। बिल्कुल। आपने अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप किया, आपने अपने आप को डिजिटलाइज किया। आपने देखा बेशुमार ऐसे बिजनेसेस जिनको पहले हम कन्विंस करते रहते कि आप अपने आप को ऑनलाइन करें, समझ नहीं आती थी उनको। अब जब उनके तमाम रास्ते बंद हो गए, उन्होंने कहा अब क्या करें, तो देन दे वेंट इनटू अनदर डायरेक्शन, व्हिच मींस कि जब आप देखते हैं आपके पास मसाइल हैं, आइडेंटिफाई कर लें। सही। अब उनके सॉल्यूशंस की जानिब देखें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप पूरी दुनिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। सही। अपने घर वालों को भी नहीं कर सकते, अपने दोस्तों को भी नहीं समझा सकते, 50 लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन खुद तयन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखें आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्त होकर रह जाते हैं जब उन्हें हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही होती है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास जॉब्स नहीं, उनको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी भी ऐसे लोग हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं जा रहे हैं, उस तरह से उनकी स्टडीज भी डिस्टर्ब हैं। किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा किस तरह से सोचें, किस तरह से वो कहते हैं ना कि हर तरफ आपको बस अच्छा नजर आना चाहिए। अच्छा, ये देखिए कि आपके पास जिंदगी में रिसोर्सेस क्या है। नंबर 1 योर हेल्थ, आपकी सेहत, दूसरा आपका वक्त, तीसरा आपका पैसा, चौथा आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद। आपके पास इनमें क्या है, एनालिसिस करिए ना। आपके पास अगर पैसा नहीं है, नो वरीज, आपके पास सेहत है, आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज एंड स्किल्स है, इट मींस आपके पास 4 में से 3 मौजूद हैं। तो आप ये देखिए कितना कुछ आपके पास मौजूद है। सही। अब इसकी यूटिलिटी की बात है। आपने जैसे कहा कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जॉब्स खो गई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन आप ये देखें इसी कोविड के अंदर बहुत सारे नए बिजनेसेस जनरेट हुए हैं। बिल्कुल। जो कि अब से पहले नहीं थे। रीजन क्या था, दे वर स्टक इन देयर जॉब्स, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। अब उन्होंने कहा अब क्या करें हम, तो उन्होंने कोई स्किल सीखी, कहीं टक्कर मारी, कहीं को पैसे पकड़े, कहीं को कारोबार किया, कहीं अपने वक्त को फ्रीलांस किया। इट मींस कि उन्होंने सिर्फ परेशानी को अपने सर पर नहीं सवार किया, दे वेंट फॉर द सॉल्यूशंस के मेरे पास क्या, उसको मैंने एंगेज करके उसको किसी यूटिलिटी में कन्वर्ट कैसे करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कारोबार खत्म हो गए, मायूस होकर बैठ गए, बीमारी आ गई, फिर उनको हम नफ्सियाती मसाइल से भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये फला बंदा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ हमारी अपनी सोच और एक तरफ सिर्फ अपने आप को लेके जाना ही होता है, एज सच कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है? मसाइल बहुत होते हैं कि जब घर का बिजली का बिल आता है, जब बच्चे की फीस आती है, जब दवाई दारू का मसला आता है, जब आपके पास घर के लिए राशन नहीं होता,
तो बहुत मसले होते हैं। ये बहुत मसले होते हैं, ये आपके सर पर सिर्फ सवार नहीं होते, सवार होके नाचते हैं, लेकिन उनको नाचते देखते रहना नुकसान है। उसके लिए अगली डायरेक्शन का तयन करना जरूरी है। यहां हमारा बड़ा मेजर मसला आता है। मैं अक्सर एक बात करता हूं, टेंशन एक ऐसी चेयर है जिसपे अगर आप बैठे रहें, झूलने वाली चेयर है, आप झूलते रहें, आप अपने आप को आगे पीछे जाता महसूस करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर इसके मुकाबले में आप थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार करें, आप किसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अपनी सिमत का तयन करना, मुझे बताएं कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज अब 2020 के आखिरी दिन में मौजूद है, लास्ट डे ऑफ 2020। ऑनेस्टली क्या 21 के बारे में सोचा भी है? क्या 20 के बारे में देखा भी है पलट के? तो प्लानिंग कैसे होगी? हम वी डोंट प्लान यूजुअली। एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया और पूछा गया आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? 70 to 80% वर ब्लैंक। कि यार ठीक है, नौकरी होगी, अच्छा खाएं पिएंगे, बस खत्म बात। सो सीरियसली इज दैट द ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ? तो आप अपने आप से सवाल करें, कोई है मकसद? कोई मकसद है? बिल्कुल। अगर नहीं है तो बनाना जरूरी है। अगर मकसद बड़ा एक बनाएंगे आप, तो उसके पीछे काम करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने तारीख रकम की, अब्दुल सत्तार ईदी को देखें, डॉक्टर एक्यू खान को देखें, लिस्ट है। जिन्होंने किसी ने वेलफेयर में काम किया, किसी ने रिसर्च में काम किया, किसी ने बिजनेस में काम किया। उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव प्लान किया, उसके बाद फिर बेबी स्टेप्स लगाए। सही। मैं चाहता हूं 2 करोड़ कमाऊं, मैं चाहता हूं 2 करोड़ लोगों की मदद करूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए ऐसी इनोवेशन करूं कि जिसके जरिए से। इस पे हमारे नौजवानों का अलमिया ये है कि वो लोग तो ये चाहते हैं कि बस आपने यहां से सोचा है और कल सब कुछ हो जाए। ये जो एक लंबी मेहनत वाला प्रोसेस है ना, इस पे कोई नहीं आना चाहता। अच्छा, चूंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज ए कीनोट स्पीकर जाता हूं, कहीं पढ़ाता भी हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त हमारा ना लर्निंग का ट्रेंड ही नहीं है। हम सीखना ही नहीं चाह रहे। बिल्कुल सही कहा। कोविड के अंदर हमने कॉपी पेस्ट असाइनमेंट्स पेपर दे दिए, एक पेपर 5 बच्चों का है। अब आप बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम अगर यूथ का हिस्सा है और हम अपने आप पर काम नहीं करते, और कल जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर दूसरी साइड पे जाते हैं और कल ब्लेम करते हैं यूनिवर्सिटी को, टीचर्स को, कम्युनिटी को, पाकिस्तान को, तो गलती पर कौन है? गलती पर वो है जो आज उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सही। मुझे अब ये बताएगा, इसमें आपके इर्द गिर्द वालों का रोल, आपके पेरेंट्स का, फैमिली का, सपोर्टर्स जो आपके हैं, दोस्त हैं, कितना मैटर करता है? आपकी सुनने वाला कोई 1-2 ही होते हैं। वो 1-2 ही आपको राइट डायरेक्शन देते हैं और 1-2 ही आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप कामयाब होना शुरू होते हैं ना, तो 50-60 से हजारों में तादाद चली जाती है और हर कोई कहता है वो देखो वो मेरा दोस्त था, ये देखो ये मेरा बेटा है। जब नाकाम होते हैं ना, तो आपकी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन याद रखिएगा, हालात कैसे भी हो, आपके साथ एक जात मौजूद है, बिल्कुल, और जिसका मुकाबला कोई भी नहीं है। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, एक तरफ अल्लाह तदबीर कर रहा था और एक तरफ कुफार तदबीर कर रहे थे, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह तुमसे 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। हमें अपने दोस्त पर कितना मान होता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे मदद चाहिए, आ जाएगा। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? अल्लाह। तो उस पर मान क्यों नहीं कायम रखते? यहां तवक्कल की कमी आ रही है। हमारा यकीन है सिफारिश, रिश्वत, पैसा, यारी दोस्ती, इन्हीं से सब कुछ होगा। ये सब कुछ तो देने वाला कौन है? वो अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे। आप अल्लाह से मांग लें। बिल्कुल ऐसे। और जब अल्लाह से आप मांगेंगे ना, यू आर इन अ कन्वर्सेशन विद द ऑलमाइटी अल्लाह। ये कन्वर्सेशन भी आपको एक स्ट्रेंथ देगी। मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूं तो आई हैव बीन थ्रू हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स। जब खाने के लिए कुछ नहीं था, जब चलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक साथ मौजूद थी, जो साथ में मौजूद थी, और अल्लाह था। मुझे ये बताएं, वो लोग जो परेशान हैं, जो लोग कहते हैं जी हमने 2020 में बहुत कुछ खो दिया, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ टिप्स होंगे उनके लिए? एब्सोल्युटली। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये 4 रिसोर्सेज में से क्या मौजूद है। योर टाइम, पैसा, नेटवर्क, स्किल्स। इन 4 में से आपके पास जो मौजूद है या जो नहीं मौजूद, उस पर काम करना शुरू कर दें और प्लान कर लें कि 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 2 साल में आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, यू मस्ट हैव समथिंग। अगर आप कोई जॉब काम कर रहे थे, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद है जिसकी वजह से आपको कोई पैसा दे रहा था। सो उन स्किल्स को लिस्ट करके, उन कामों को, कोई बिजनेस है, कोई वेलफेयर है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई फ्रीलांसिंग है, कुछ भी है, उसको प्लान करके आप टारगेट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। सही। और यही जब आप सब चीजें डिसाइड कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ के कुछ कर भी सकेंगे। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे ही हासिल होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजिम, हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां पर हमने 2020 की बहुत सारी यादें ताज़ा की, जहां पर हमने बार बार जिक्र किया कि 2020 में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, वहां सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने जो सबसे बड़ा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए इस साल परेशानी का और गम का साल, इसलिए भी हम इस साल को सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए कह रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह अंसार नकवी साहब जो कि बिलाशुबा आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, जो कि बिलाशुबा आज भी हर किसी की बातों में जिंदा हैं, उनकी फैमिली के लिए बिलाशुबा ये बहुत बड़ा गम है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अंसार नकवी साहब की खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी शख्सियत का जहां कहीं भी हमने जिक्र किया, उनके नर्म लहजे का हर जगह हमने जो है बातचीत करते हुए लोगों को सुना है। अंसार नकवी साहब मेरे ख्याल से किसी भी तारीफ के अल्फाज भी मुझे नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरह से उनकी तारीफ बयान करूं। जब कभी भी उनसे बात की, जब कभी भी कहीं पर उनका जिक्र सुना तो बहुत सारे अच्छे अल्फाज उनके लिए सुने और आज भी उनके लिए हम हर तरफ से ही अच्छे अल्फाज सुन रहे हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से वो हमें छोड़ गए, जिस तरह से एकदम से ही अपने घर के लिए निकले थे और फिर किसी को मालूम नहीं था कि अंसार नकवी साहब दोबारा कभी नहीं आएंगे। यह हंसता मुस्कुराता चेहरा इस तरह से नज़रों से ओझल हो जाएगा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अंसार साहब के जाने के बाद ये एहसास ज़रूर हुआ कि वाकई कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं जिनके रिप्लेसमेंट शायद कोई नहीं होती। तो बहुत सारी दुआएं अंसार नकवी साहब के लिए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा, अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।